Hello, good afternoon everybody. I am Mahmoodur Rahman. Welcome to my channel M Rahman class. Today I want to discuss the mechanism of conduction in gases. As I have told, the conduction not only take place in solid but also take place in gases and liquids. Coming on to the gases, इसको मैं आपको एक सिंपल वे में इस तरीके से समझाना चाहता हूँ. फॉर एग्ज़ाम्पल, मानते हैं कि अभी एक लॉकडाउन का सिचुएशन है और ये सब कुछ मेरे दोस्त हैं, ये मेरे दोस्त हैं, ये सारे मेरे दोस्त हैं और हम लोगों ने प्लान किया है कि बाहर जाके घूमते हैं लॉकडाउन में. ठीक है, हम लोगों ने गलती क्या किया कि मास्क हम लोगों ने नहीं पहना. और इधर ये है हॉट रीजन. हॉट रीजन का मतलब ये है कि पुलिस डंडा लेके खड़ी हुई है इधर. ओके, और ये हमारा घर है जिसको छोड़ के आए हैं. ये है कोल्ड सरफेस हमारा घर. ओके, अब जैसे ही हम लोग यहाँ पर पहुँचते हैं इस रीजन पे जहाँ पर पुलिस होती है, पुलिस हमें देखती है और हम पे लाठीचार्ज स्टार्ट करती है. अब ऐसा करने से क्या होता है कि हम लोग स्पीड में भागते हैं अपने घर की ओर. ओके, कि हम लोग सब मिलके भागेंगे अपने घर की ओर. ओके, और इस भगदड़ में एक दूसरे को गिराएंगे, धक्का देंगे या कुछ भी इस तरीके का कंडीशन होगा. तो हम लोगों को क्या होगा, जैसे ही हम लोगों को डंडा पड़ेगा तो हम लोगों के अंदर गर्मी आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, हमारे बॉडी की भागने की एबिलिटी बढ़ जाएगी और उस भाग दौड़ करने में हम एक दूसरे को धक्का देंगे अपनी जान बचाने के लिए. सेम इसी वे में यहाँ पर मैंने एक इंसुलेटिंग मीडियम दिया है जिसके अंदर कुछ गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं. लेट्स से कि ये कुछ एन मॉलिक्यूल्स हैं और यहाँ पर का रीजन जो है हॉट रीजन है. ओके, हाई टेम्परेचर रीजन है. अब जो गैसेस मॉलिक्यूल्स इस हाई टेम्परेचर रीजन के नियर में हैं, इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, इनके अंदर कुछ एनर्जी स्टोर होगी. ओके, और ये अपने जगह से डिस्प्लेस होंगे और दूसरे लो टेम्परेचर रीजन को अप्रोच करेंगे इस तरीके से. ओके, एंड इन बिटवीन वो क्या करेंगे, एक दूसरे से कोलिजन भी करेंगे. ओके, तो हम लोग काइनेटिक एनर्जी ऑफ काइनेटिक थ्योरी से हम लोग जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस जो होता है वो 3/2 kT होता है, वेयर K इज इक्वल टू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. मतलब यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी है गैसेस का वो डिपेंड कर रहा है कि जो मॉलिक्यूल्स के अंदर जो मॉलिक्यूल्स की टेम्परेचर जितनी ज़्यादा है वो उतने ज़्यादा स्पीड से मूव करेगा और चांसेस ये भी हैं कि वो इस स्पीड के मूवमेंट की वजह से कोलिजन क्रिएट करे. ओके, सो इन हाई टेम्परेचर रीजन द मॉलिक्यूल्स हैव हायर वेलोसिटी. ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर की वेलोसिटी ज़्यादा होगी चूँकि काइनेटिक एनर्जी क्या है 3/2 kT. ओके, टेम्परेचर ज़्यादा तो वेलोसिटी ज़्यादा एज कम्पेयर टू लोअर टेम्परेचर रीजन मॉलिक्यूल्स. इफ ए मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम हाई टेम्परेचर रीजन टू लो टेम्परेचर रीजन इट ट्रांसपोर्ट काइनेटिक एनर्जी टू लोअर टेम्परेचर रीजन. अब जो मॉलिक्यूल्स हॉट सरफेस के कांटेक्ट में था उसके अंदर एनर्जी ऑब्टेंड हुई, उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुई, उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ गया. ओके, और वो काइनेटिक एनर्जी को लेके वो दूसरे रीजन के तरफ अप्रोच करता है, तो उसके अंदर क्या है, काइनेटिक एनर्जी स्टोर हो गई है. और तो और जब यहाँ पर कोलिजन टेक प्लेस हो रहा है तो इसकी वजह से भी मोमेंटम का ट्रांसफ़र, एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है. तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो गैसेज में कंडक्शन होता है वो ड्यू टू द रैंडम मॉलिक्यूलर मोशन, जिसको हम लोग डिफ्यूज़न भी कहते हैं, एंड कोलिजन की वजह से. तो गैसेज में कंडक्शन हो रहा है मॉलिक्यूलर मोशन एंड कोलिजन की वजह से. ये फॉर्मूला मैंने पहले देखा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 kT. काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv² इज इक्वल टू 3/2 kT. वेलोसिटी हो गया 3 kT/m, यानी कि ये जितना ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा उतनी ज़्यादा वेलोसिटी रहेगी. अब जितना ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा गैसेस में रैंडमनेस उतना ज़्यादा होगा, और जितना ज़्यादा रैंडमनेस रहेगा, जितना ज़्यादा डिसऑर्डरनेस रहेगा, उतना ज़्यादा कंडक्शन रेट इंक्रीज होगा. ओके, एंड हम लोग कह सकते हैं कि टेम्परेचर के साथ थर्मल कंडक्टिविटी भी इंक्रीज होती है. और एक पॉइंट है यहाँ पर नोट डाउन करने के लिए कि हायर द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस लोअर विल बी द वेलोसिटी. अब गैसेस का मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर मास जितना ज़्यादा होगा
उतनी ज़्यादा इसकी वेलोसिटी होगी, क्योंकि उतनी कम वेलोसिटी होगी, क्योंकि जितना ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास उतनी कम वेलोसिटी से वो मूव करेगा। ओके, तो कंपैरिजन में लेते हैं कि थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन इज ग्रेटर देन हीलियम एंड ग्रेटर देन एयर। ओके, एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया है एट 300 केल्विन थर्मल कंडक्टिविटी of hydrogen is equal to 0.18 watt per meter per Kelvin. Thermal conductivity of air was 0.26 watt per meter Kelvin. तो इन जनरल ये भी होता है कि गैसेस जो हैं वो पुअर कंडक्टर होते हैं हीट के। अब हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन थर्मल कंडक्टिविटी। टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है थर्मल कंडक्टिविटी का? हम लोग ये देख रहे हैं कि टेम्परेचर की वजह से थर्मल कंडक्टिविटी में इंक्रीमेंट होता है। ओके, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 100 डिग्री टेम्परेचर, ये जो स्टेट है, ये स्टेट पे वाटर बॉयल करता है। तो वाटर बॉयल करने के बाद जो वाटर वेपर बन रहा है उसका थर्मल कंडक्टिविटी के की वैल्यू है वो 0.0251 है वाट पर मीटर पर केल्विन, जो कि कम है एट as compared to the water at room temperature. Okay, sorry, as compared to the air at room temperature, यानी वाटर वेपर का जो K है at 1 atmospheric pressure and 100 degree Celsius वो कम है as compared to the air at room temperature. Okay, so ये बात डिस्कस हो गई। तो यहाँ पर यही बात थी कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ गैस। यहाँ पर जैसे ही T की वैल्यू इंक्रीज होगी, V की वैल्यू इंक्रीज होगी। इसको एक ग्राफ से इलिस्ट्रेट करते हैं। ऑन Y एक्सिस वी हैव द K, यहाँ पर इसकी यूनिट होगी वाट पर मीटर पर केल्विन। ओके, एंड ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस वी हैव द टेम्परेचर इन केल्विन। अब देखते हैं कि एयर का जैसे जैसे यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। ओके, यहाँ पे 300 केल्विन था, लेट से यहाँ पे 400 होगा, फिर आगे जैसे जैसे हम इधर जाएंगे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो थर्मल कंडक्टिविटी हम ग्राफ से देख सकते हैं ये इंक्रीज हो रहा है। ओके, तो एट 300 केल्विन थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो 0.026 है फॉर हीलियम। एट 300 केल्विन ये इसकी वैल्यू 0.152 है एंड फॉर हाइड्रोजन 0.18। और हम लोग ये ग्राफ से क्लियरली ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जैसे ही जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करा रहे हैं इन गैसेस की थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। ओके, अब हम बात करते हैं कंडक्शन इन लिक्विड। एज सच कंडक्शन को समझाना लिक्विड में वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स और टफ है। ओके, क्योंकि इस पे अभी तक रिसर्च वेल इस्टेब्लिश्ड नहीं है। क्योंकि जो लिक्विड है वो उसका जो मॉलिक्यूलर स्टेट है वो गैसेस और सॉलिड के इन बिटवीन में आता है, नहीं वो प्योरली रिजिड होता है और ना पूरे तरीके से वो फ्रीली होता है। ओके, सो मॉलिक्यूलर कंडीशन एसोसिएटेड विद द लिक्विड स्टेट आर मोस्ट डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब एंड ऑल्सो द फिजिकल कंडीशन आर नॉट वेल अंडरस्टूड। सो थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ नॉन मेटालिक लिक्विड gases generally decrease with increase in temperature। जो नॉन मेटालिक लिक्विड होते हैं उसका थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू वो टेम्परेचर के साथ डिक्रीज होती है विथ बट वाटर और ग्लिसरीन कुछ एग्जाम्पल है। ओके, इंक्रीज होती है। इसको मैंने एक ग्राफ बना के यहाँ पे शो किया है। ऑन द y एक्सिस वी हैव K and on the x axis we have T. This graph is for the water. Okay, अब हम लोग देखते हैं कि जैसे ही 300 केल्विन पे है इसकी वैल्यू 0.613 था। ओके, एंड जैसे ये अप्रोच हम जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज कराएं हमने ऑब्जर्व किया एक्सपेरिमेंटली कि 400 केल्विन पे इसकी वैल्यू मैक्सिमम है 0.688 वाट पर मीटर पर केल्विन। ओके, एंड फिर फर्दर इसका के की वैल्यू रेड्यूस हो रही है। ओके, सो एट 300 केल्विन आइस की जो वैल्यू है वो 2.2 वाट पर मीटर पर केल्विन है एंड फॉर वाटर
at 300 Kelvin it is 0.612 और 613 watt per meter per Kelvin, and for the water vapor जो हमने पढ़ा था वो 0.251 watt per meter per Kelvin है। इसका मतलब ये हुआ कि at the same temperature in the same phase of in the same nature of liquid for water, the thermal conductivity in solid state is greater than liquid and is greater than the gas। ओके, अगर लिक्विड में बात की जाए तो मैक्सिमम थर्मल कंडक्टिविटी मरकरी की होती है, इसलिए जो मरकरी को हम लोग यूज़ करते हैं वो न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज़ करते हैं, बॉयलर में यूज़ करते हैं। ओके, 300 केल्विन पे मरकरी की जो वैल्यू होती है वो 8.43 होती है, वाटर से काफ़ी ज़्यादा है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं कन्वेक्शन पे। कन्वेक्शन जो मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र है वो जनरली लिक्विड में होता है। कन्वेक्शन बिना कंडक्शन के पॉसिबल नहीं हो सकता। ओके, कन्वेक्शन का मतलब ये हुआ, इट इज़ द मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र विच इज़ एसोसिएटेड विथ डिफ्यूजन ऑफ एनर्जी ड्यू टू मॉलिक्यूलर एक्टिविटी एंड एनर्जी ट्रांसफ़र ड्यू टू द बल्क मोशन। ओके, ये जो मोड है हीट ट्रांसफ़र का, इट इज़ एसोसिएटेड विद द डिफ्यूजन ऑफ एनर्जी ड्यू टू मॉलिक्यूलर एक्टिविटी, जिसको हम लोग कंडक्शन कहते हैं, एंड एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू द बल्क मोशन, जिसको हम लोग एडवेक्शन कहते हैं। ओके, सो कन्वेक्शन मतलब कंडक्शन प्लस एडवेक्शन। एडवेक्शन मतलब माइक्रोस्कोपिक बल्क मोशन, यानी जो मीडियम है जिसमें हीट कंडक्शन हो रहा है वो मीडियम ही मूव कर जाएगा, यही होता है एडवेक्शन। एंड कंडक्शन का मतलब कि वो मीडियम स्टेशनरी रहेगा, उसके अंदर का जो पार्ट है वो मूव करेगा। ओके, सो मान लेते हैं, कंसीडर करते हैं ये एक कोई वेसल है, कोई कंटेनर है जिसके वॉल्स इंसुलेटेड हैं। यहाँ पर इसमें मैंने वाटर फिल कर दिया है अप टू ब्रिम, इस लेयर तक। अब जैसे ही हम नीचे से हीट सप्लाई करना शुरू करते हैं, ओके, ऑब्वियस है कि यहाँ पर का जो सरफेस इस लेयर के कांटेक्ट में सबसे नियर में होगा, सबसे ज़्यादा वहाँ पर का टेम्परेचर होगा, और इस तरीके से मॉलिक्यूलर लेवल पे इस तरीके से हीट ट्रांसफ़र स्टार्ट होगा। ओके, एंड ऑल्सो वी कैन ऑब्जर्व दैट कि यहाँ पर के जो मॉलिक्यूल्स हैं जो सबसे ज़्यादा हीट रिसीव करेंगे वो हीट गेन करके ऊपर राइज करेंगे, क्योंकि इनकी डेंसिटी कम होगी। एट द सेम टाइम यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स के डिस्प्लेस होने की वजह से जो स्पेस खाली हुआ है, उस स्पेस को फिल करने के लिए ऊपर से मॉलिक्यूल्स रश करेंगे। ओके, सो ये प्रोसेस कंटिन्यू होता रहेगा। अब यहाँ पर एक तो ये हो गया कि ये कंडक्शन प्रोसेस हो गया जो कि मॉलिक्यूल के इंटरेक्शन की वजह से हो रहा है। ओके, दिस इज ड्यू टू द, चूंकि यहाँ पर के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये इसको एनर्जी दे रहे हैं, इसको एनर्जी दे रहे हैं, इसको एनर्जी दे रहे हैं, एंड सो ऑन, ये कंटिन्यू होता जा रहा है। और कुछ टाइम के बाद ये जो टॉप सरफेस है वो भी थोड़ा हीट हो जाएगा। ओके, अब इस वेसल को हम रिवर्स कर देते हैं, और यह इस पूरे सिस्टम को ही हम रिवर्स कर देते हैं, इन्वर्ट कर देते हैं। मान लेते हैं कि ये वाला जो पोर्शन है ये ऊपर चला गया और फ्लेम भी ऊपर चला गया, तो ये जो पोर्शन है जो इसके कांटेक्ट में है, ये ऑलरेडी इसकी डेंसिटी कम है, लेकिन तो क्या ये ऊपर मूव करेगा? नहीं मूव करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये ऑलरेडी टॉप सरफेस पे है ही है, तो ये टॉप सरफेस पर जब है तो ये ऊपर कैसे मूव करेगा? नहीं मूव करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अब जो हीट ट्रांसफर होगा ओनली एट मॉलिक्यूलर लेवल, ये लिंक चेन बना के हीट ट्रांसफर होगा, जिसको हम लोग कंडक्शन कह रहे हैं। तो इससे कंक्लूजन क्या निकला? इससे कंक्लूजन ये निकला कि कन्वेक्शन के लिए कंडक्शन और एडवेक्शन का होना ज़रूरी है, लेकिन बिना कंडक्शन के कन्वेक्शन नहीं हो सकता। ओके, सो अब हम लोग समझते हैं कि कन्वेक्शन जो है वो दो टाइप का होता है, फ्री कन्वेक्शन एंड फोर्स्ड कन्वेक्शन। इन द फ्री कन्वेक्शन, अगर कोई मान लेते हैं एक मिल्क का कोई बॉल है, वो अगर नॉर्मल एयर में वो ठंडा हो रहा है तो उसका रेट ऑफ कूलिंग जो है वो स्लो होगा, नॉर्मली होगा। ओके, ये फ्री कन्वेक्शन हो गया। फोर्स्ड कन्वेक्शन में क्या होगा कि ये जो सरफेस है इसको हम लोग किसी ब्लोअर से, फैन से या किसी दूसरे मीडियम से फोर्सली कूल कराएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो मॉलिक्यूल्स इंटरफेस के हैं वहाँ वो ज़्यादा हाई टेम्परेचर की वजह से इनकी डेंसिटी कम होगी और ये राइज करेंगे। ओके,
सो फोर्स कन्वेक्शन में क्या होता है, वी नो फ्रॉम द आइडियल गैस इक्वेशन PV mRT होता है, P m/v RT, P इज इक्वल टू रो RT, रो इज इक्वल टू P/RT। तो जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा डेंसिटी रिड्यूस होगा, और डेंसिटी रिड्यूस होगा मतलब ये राइज करेगा। ओके, सो इफ द फ्लूइड इज इन मोशन by some external agent, then this is called forced convection. Thank you for watching this video. Please like, subscribe, share and comment. I hope you like this video. Thank you.